है कि आज मैं प्रशांत गढ़वी साहब हैं, प्रशांत गढ़वी साहब गुजरात से हैं, और मैं इसलिए प्रशांत साहब मैं उस पर जाऊं उससे पहले मैं इसलिए बताना जरूरी है कि इनका ये केवल तड़ीपार वाला मामला नहीं है। इस जो नेता द्वय हैं उनका एक, मैं इसलिए लोगों को बता दूं, गोधरा की बात लोग भूल जाते हैं और किस तरह से ये जुडिशरी को हैंडल करते हैं वो लोग भूल जाते हैं। गोधरा का जब कांड हुआ और उसका जब गोधरा के रॉयट हुए तो गुजरात में 2 कमीशन बने थे। पहला कमीशन स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था, गुजरात में उस समय मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, और उस कमीशन में गुजरात हाईकोर्ट के एक जज, रिटायर्ड जज जस्टिस केजी शाह साहब उस कमीशन के इंचार्ज बनाए गए थे। और मैं इसलिए गढ़वी साहब कह रहा हूं कि ये मैंने उसके बाद क्या हुआ कि फिर बाद में ये हुआ कि भाई ये सिर्फ उस जो डिब्बे जले थे, जो रेल जली थी, उसका नहीं, पोस्ट गोधरा की भी बात इसमें होनी चाहिए। तो पोस्ट गोधरा जो रॉयट्स हुए थे उसमें ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये सब हो गए थे, और उन लोगों का कहना था कि जस्टिस शाह तो नरेंद्र मोदी जी के बहुत घनिष्ठ थे और इसलिए कोई इंपार्शियल इंक्वायरी नहीं हो पाएगी। तो दबाव में आके फिर जस्टिस नानावती जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको भी इसमें लाया गया और वो चेयरमैन बना दिए गए, और ये इसको कहा गया नानावती शाह कमीशन। इंक्वायरी शुरू हुई, इंक्वायरी चलने लगी, और जैसा गुजरात में होता है कि जो कोई इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो जस्टिस लोया हो, चाहे हरेन पांड्या हो, याद के लिए बता दूं, और इसलिए कि इसको आप गूगल करिएगा आज जाके, जस्टिस शाह अपने फ्लैट में अकेले मरे पाए गए। आज तक नहीं पता लगा क्यों मरे पाए। गुजरात में ये अजीब तरह की कहानियां होती हैं कि जो खास करके ये 2 नेता लोगों से अगर कोई भी कनेक्शन है उसके बाद वो लोग मरे पाए जाते हैं, उसका कभी पता नहीं लगता है कैसे मरे पाए गए। जस्टिस शाह मरे पाए गए। अब जस्टिस शाह मरे पाए गए तो जस्टिस एच मेहता जी को उनकी जगह लाना पड़ा, क्योंकि 2 कमीशन में 2 लोगों को होना था। मोदी जी लेके आए ये तो। अब जब जस्टिस मेहता जी आ गए तो इस कमीशन का नाम नानावती शाह से नानावती मेहता कमीशन हो गया, और ये वही जस्टिस मेहता थे जिन्होंने बाबू बजरंगी को बेल दी थी। वही बाबू बजरंगी जिन्होंने नारदा पटाया में जहां पे 97 मुसलमानों की हत्या हुई थी पोस्ट गोधरा, उस जगह इन्होंने सबको बेल दी थी। ये मैं याद सिर्फ इसलिए करा दे रहा हूं कि याद रखना कि ये कहां से ये लोग गुजर के आए हैं। वो कल खड़े होकर ऐसा बता रहे थे अमित शाह जैसे। फिर उसके बाद इसको कई एक्सटेंशन दिए गए, और इस कमीशन ने 2 अपनी रिपोर्टें पेश की। यह भी ध्यान रखिएगा, नहीं अभी इसको नहीं लगाने की जरूरत है, अभी इसको लगाने की जरूरत नहीं, मैं कहूंगा तो लगा दीजिएगा। 2 रिपोर्टें पेश की। पहली रिपोर्ट सितंबर 2008 में दी गई, और किसको हैंडओवर की गई? मोदी जी को हैंडओवर की गई। और यह भी एक अजीब सी चीज है कि यह रिपोर्ट थी केवल ट्रेन कैसे जली और किसने जलाई, और उसमें बिल्कुल कहा गया कि यह प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, इत्यादि इत्यादि। जो दूसरा पार्ट ऑफ रिपोर्ट था कि पोस्ट गोधरा रॉयट कैसे हुए और उसमें कौन कौन दोषी था, यह रिपोर्ट जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, जब दिल्ली पहुंच गए, तब इस कमीशन ने वो रिपोर्ट सबमिट की। ये 2+2 4 कैसे होता है, अब आप लोग समझिए। 2008 से 2014 तक इसके पास टाइम नहीं था, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो गए तब ये रिपोर्ट दी गई। आगे भी ये समझ लीजिए, इस पूरे कमीशन का पूरा खर्चा गुजरात सरकार दे रही थी। चाय, अभी गढ़वी साहब चाय पी के खत्म किए हैं, ये केवल चाय पिए हैं, लेकिन कमीशन तो चाय नहीं पीता। चाय, समोसा, जो भी खाना पीना था, सब देख रेख, इनकी जो रेम्यूनरेशन होता है, पैसा होता है, वो गुजरात सरकार दे रही थी, जिसके मुख्यमंत्री मोदी जी थे। और एक अजीब बात यह है, मोदी जी के कार्यकाल में ये सब हुआ और मोदी जी को बुला के एक बार भी उनका बयान नहीं दर्ज कराया गया। मतलब ये पहली बार लिया गया कि मोदी जी से क्या मतलब है इसमें। ये बात मैंने इसलिए कही थी कि ये आज आके, और हरेन पांड्या की बात तो कई बार कह चुका हूं, इसलिए सोहराबुद्दीन मोदी जिसमें ये तड़ी पार हुए थे अमित शाह, उस बात को दोहरा नहीं रहा हूं। अब मैं सीधे सीधे प्रशांत गढ़वी साहब आपके पास इसलिए आ जा रहा हूं, आपको क्या लगता है कि जो अमित शाह साहब ने कल ये काम किया उससे उनकी फजीहत ज्यादा हो गई है?
लोगों को फिर तड़ीपार, फिर सोहराबुद्दीन, फिर जस्टिस लोया, फिर हरेन पांड्या, फिर जस्टिस शाह, ये सब लोग फिर याद आ गए हैं, क्योंकि गुजरात में इनसे रिलेटेड लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता है कि किसने हत्या की, कौन मरा, कैसे मरा। और दूसरा, इस बार ऐसी संसद तो पिछले 11 साल में मोदी जी के कार्यकाल में भी नहीं देखी, जहां कोई काम नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष को यह मानना पड़ेगा कि कम से कम पहलगाम पे, जिसको ये ऑपरेशन सिंदूर विजय कुछ वो बता रहे थे, उस पे बहस करने में कामयाब रह के इनका सही चेहरा दिखाने में विपक्ष कामयाब रहा। ओवरऑल इस मानसून सत्र और जिस तरह से अमित शाह ने इसको लाके अपनी फजीयत कराई है, उस पे गढ़वी साहब। पिछले काफी टाइम से मुझे लग रहा है, मतलब मैं तो कब से बोल रहा हूं कि एनडीए सरकार कुछ नया नहीं करती है, लेकिन यूपीए जो करती है उसका रिवर्स और उसका मतलब कॉपी केट करना चाहती है। और काफी सारी चीजें खास करके एनडीए सरकार में ऐसी बाहर आई है कि उनके ही मतलब पैर पे कुहाड़ी पड़ती है। जिस तरीके से काफी सारी चीजें ऐसा होता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग पेश करते हैं संसद में, तो एक बहुत ही स्वच्छ छवि के तौर पे, या हम ही इतने स्वच्छ है जिस तरीके से 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है। तो काफी लोगों ने तो 15 जनवरी को, ये 15 अगस्त को बोला था कि ये गलत हम मना रहे हैं। एक्चुअली तो 26 मई 2014 को हम आजाद हुए हैं, तो उस तारीख को कि काफी भक्तों ने भी शायद ये अपना इंडिपेंडेंट डे मनाया होगा। सो आपने जो बात पूरी जो क्रोनोलॉजी समझाई गोधरा कांड के बाद, उसमें एसआईटी की रचना हुई थी और तब से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और ये गुजरात में एक फैशन हो गई। बाकी राज्य में है कि नहीं है, कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन गुजरात में अभी कुछ भी होता है, कुछ भी, तो सीधा या तो मुख्यमंत्री या ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, एक एसआईटी की रचना हो जाती है जिसमें कोई चीफ जस्टिस या एक्स जजिस होते हैं, उनको एक टाइम मिल जाता है, तब तक मतलब आरोपी को कुछ भी अगर सेटलमेंट करना हो तो वो कर लेते हैं, और एसआईटी का फिर एकदम साफ सुथरा रिपोर्ट बाहर आ जाता है कि इसमें ये ऐसा था, और तब तक तो लोग भूल चुके होते हैं। आपने बाबू बजरंगी का याद दिलाया, उसके साथ 4 लोग थे जो नरोड़ा पाटिया, आप शायद नाम कहीं लेने में गलती कर गए, तो नरोड़ा पाटिया, इट इज द एरिया ऑफ अहमदाबाद, जिसमें एक जो सोसाइटी है जहां पर, और उसकी वो सोसाइटी में से एक मुस्लिम औरत जो है जिसने एक हिम्मत जताई और सुप्रीम कोर्ट तक गई, उसमें और उनके खिलाफ जो भी हुआ था, जो कृत्य किया गया था, उसके जितने भी आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी जब साबित किया गया था और उनको छोड़ा गया, जेल से भी छोड़ा गया था कि भी इनका जो चाल चलन है उसके हिसाब से उनको ये जो उनकी सजा है वो माफ की जाती है, और उनका फूल हार से स्वागत किया गया था, जिसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी, और वो चर्चा में मैं आपके साथ आया था वो कि भी गुजरात में क्या माहौल है। तो मैंने बताया था कि गुजरात में ये सब चीजें ऐसी दबाई जाती है कि लोगों को यहाँ ये कुछ याद नहीं है। एक बार आपने जो बोला कि मोदी जी को ये एसआईटी में बुलाया गया था गोधरा की, और एक बार मोदी जी आए थे, लेकिन उस तरीके से आए थे जब एसआईटी के समक्ष मोदी जी को जब आना था, बहुत तारीख पे तारीख हो गई थी, तब एक बार वो हाजिर हुए थे, लेकिन वो आए तो उसको उत्सव की तरह मनाया गया था कि हमारे मोदी जी ऐसे ट्रांसपेरेंट है कि, तो आए थे भी उसी तरह, अजीमो शाम सहनसा मरहबा, उस तरीके से उनको लाया गया था वो एसआईटी में, और उसका पूरे गुजरात में ढंढोरा पीटा गया था कि भी मुख्यमंत्री साहब इतने ट्रांसपेरेंट होके ऐसी एसआईटी को मतलब निष्पक्ष काम करने के लिए सपोर्ट करने आए हैं, और उनका जो भी हुआ फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो गोधरा के बाद काफी आईपीएस अफसर ने आवाज उठाया था, जिसमें एक अभी भी उनका मैं नाम भूल रहा हूं, 1 मिनट, मुझे थोड़ा याद है, तो एक जो है उनको, उनके ऊपर इतने सारे केसेस लगाए गए हैं कि वो अभी तक जेल से बाहर नहीं आए हैं। और श्वेता, उनकी वाइफ, 2 बार मोदी के सामने इलेक्शन लड़ चुकी। संजीव भट्ट जी, संजीव भट्ट है, एक रजनीश राय करके थे, तो रजनीश राय अभी नौकरी छोड़ के चले गए, आईपीएस की नौकरी छोड़ दी और अभी प्रोफेसरी कर रहे हैं आईआईएम में। रजनीश राय की वाइफ है वत्सला वासुदेवन, आईएएस ऑफिसर है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अबव कैडर की है, लेकिन वो रजनीश राय की वाइफ है, इसलिए उसको कोर स्ट्रीम में कहीं नहीं लाया दिया जाता है। उनका आप एक बार पोस्टिंग चेक कर लेना। वो आज की तारीख में गुजरात सरकार का बहुत छोटे से छोटा एक यूनिट है, जीआईपीसीएल,
गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको कुछ नहीं करना होता है। तो वत्सला वासुदेवन जो 96 98 बैच की आईएएस है, आज की तारीख में सचिवालय मतलब सेक्रेटरीट के बहुत ही अहम भूमिका में, अहम विभाग में वो सेक्रेटरी होनी चाहिए, उनको सिस्टम में नहीं लाया दिया जाता है क्योंकि वो रजनीश राय की वाइफ है। ठीक उसी तरह 1 2 4 प्रदीप शर्मा एक जो कच्छ में आईपीएस अफसर हुआ करते थे, और आपने एक बार मानसी सोनी का कहीं ना कहीं जिक्र किया था, तो वो केस में भी वो उनको पता चल गया था। तो प्रदीप शर्मा आज कहाँ है, उनकी भी अभी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी थोड़े बहुत टाइम पहले। तो ये पूरा एक चक्कर ऐसे घूमता है कि इनके सामने जो भी आते हैं उनकी हालत ऐसी हो जाती है। और इसीलिए पिछले 1 दशक 2 दशक में तो यहाँ ऐसी सिचुएशन कि कोई बोल नहीं पाता था, सोशल मीडिया में कोई लिख नहीं पाते, आज की तारीख में भी कि उनके खिलाफ लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। ये पिछले 3-4 साल से कुछ ना कुछ, या तो मतलब वो लोग समझ गए हैं कि भाई कभी ना कभी हमको भी बाउंस बैक आएगा, तो अभी लोग अगर बोलते हैं तो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, या अगर अभी भी ऐसा माहौल तो है आईएएस आईपीएस में, अफसरों में, जो इनके खिलाफ नहीं बोलते, टेलीफोन पे बात नहीं करते हैं, अगर कोई एक आर्टिकल भी लिख लेता है तो उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। आज की तारीख में वो माहौल है। तो अभी वापिस वहां से गोधरा से आज के संसद के ऊपर आ जाते हैं। तो जब अमित शाह बोलते हैं तो लोगों का एक कहना होता है ना कि जब आप किसी दूसरे के घर पे पत्थर फेंकते हो तो अपने मेजबान में झांक कर देख लीजिए। ठीक उसी तरह विपक्ष से उनको याद कराए, और कुछ नहीं है। तो जैसे हर एक डिबेट में ये लोग, आपके मंत्री अभी भी जेल में है, ए राजा देख लो, 2G स्कैम देख लो, CWG देख लो, ये देख लो। तो ठीक उसी तरह विपक्ष ने सिर्फ इनको याद कराया कि आप जिस बिल को लेके आए हो, कि गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, 30 दिन से ज्यादा, एक्चुअली उनको ऐसा लगा कि भाई ये बिल लाने से अभी जितने भी स्टेट जो बचे हैं 2 4 5 जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहां किसी भी तरीके से, जैसे आपने ये झारखंड के मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया था, उन्होंने तो जेल में बैठ के इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। तो ये 2-3 चीज उनके ईगो पे आ गई थी कि भाई ऐसा क्या हो सकता है, तो इसका चांस अपने को लेना चाहिए। इसलिए ऐसा बिल लाकर जो बचे कुछ स्टेट है जहां पर नॉन बीजेपी सरकार चल रही है, वहां पर कुछ भी करके मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप डाल के उनको अंदर करो, या उनके जो भी मिनिस्टर है जहां पर। तो ये कोई भी जब बिल आता है तो लॉन्ग टर्म सोचो कि इसकी कुछ तो इफेक्ट इनके दिमाग में चल रही है। लास्ट बात कि अगर इस तरीके से संसद चल रही है, मैं तो पिछले काफी टाइम से बोल रहा हूं कि मुझे एक ब्रांड का नाम आता है जलाराम लॉक, जो ताले आते हैं, क्योंकि संसद को बनाया 971 करोड़ में। अगर इतने खर्चे करके आप संसद, और आपने संसद इतने जो बनाया तो ढोल पीट पीट के बोला था कि हम अच्छी तरीके से संसद और हमारे जो सदस्य है उनको बैठने की जगह, उनको माहौल देना चाहते हैं, उनको ये करना चाहते हैं, तो चर्चा भी करिए और करवाइए। जिस तरीके से ओम बिरला जी 2 दिन, मतलब देखिए आज का अंत बहुत मस्त था। आज जिस तरीके से ओम बिरला जी ने एक रेडीमेड स्क्रिप्ट पढ़ ली, उनका क्या काम था, आपको जो करना है करो। जैसे क्लास में क्या होता है, क्लास टीचर आते हैं, बच्चे को जो मस्ती करनी है करते थे, मैं मेरा बोल के 1 घंटे का लेक्चर लेके चला जाऊंगा, आपको समझ आए ना आए, आपको पढ़ना हो ना पढ़े। ठीक उसी तरह आज का ये सत्र का अंत जो पूर्णाहुति करनी थी, तो बिरला साहब आके ये हमारे सदस्य, ये इनका आचरण, ये लोकतंत्र वो या ब्ला ब्ला ब्ला, वो बोल के चले गए। उनको ये नहीं कि भाई इनको शांत कराऊं, 1% उन्होंने शांत कराने का। और सबसे बड़ी बात, 11 बजे आते हैं, सिर्फ बैठ के एक ही स्टेटमेंट बोले कि प्रश्नोत्तरी काल शुरू की जाए, और दूसरी ही मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर आप नहीं चलने देते तो संसद को 12 बजे तक स्थगित किया जाए। अरे भाई 5 मिनट तो पूछो पहले कि प्रश्नोत्तरी शुरू करनी है कि नहीं करनी है। तो ये जिस तरीके से एक स्पोक पर्सन की भूमिका में जब आ जाते हैं, मुझे लग रहा है, और मैं तो काफी टाइम से बोल रहा हूं कि अगर आप सबको, ये विपक्ष को भी लागू पड़ता है कि 542 MP अगर मिलके संसद चलने नहीं देते हैं, तो जलाराम का एक अच्छा ताला ले लो, संसद को ताला लगा दो। क्योंकि वैसे भी आप वहां बैठ के हमारा तो कोई काम कर नहीं रहे हो, आप जो काम कर रहे हो जनहित में नहीं है, जन कल्याण में नहीं है, जनता के लिए कोई प्रश्न का कोई वहां पर चर्चा नहीं हो रही है, तो क्या काम क्या है आपको संसद का? बंद कर दो भाई, ताला लगा दो। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि संसद सभ्य की भी जरूरत नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी देखो आगे क्या होता है।